हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी न्यू वीडियो में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं मंगोलों के बारे में। दोस्तों, मंगोलों को कौन नहीं जानता। शायद ही आज के दौर में कोई ऐसा इंसान मौजूद होगा जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता होगा लेकिन मंगोलों के बारे में नहीं जानता होगा। मंगोल कौम वो जालिम कौम थी जो 12वीं सदी की आखिर में अपने एक सरदार जिसका नाम चंगेज खान था उसके सिपह सलारी में पूरी दुनिया जीतने के ख्वाब लेकर निकली थी, और शायद मंगोल का ये ख्वाब पूरा भी हुआ। मंगोलों ने 100 साल से भी कम वक्त में उस दौर की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम कर दी थी। इतना ही नहीं, मंगोलों की वो कायम की हुई सल्तनत इतनी बड़ी थी कि आज तक इतने साल गुजरने के बाद भी वो मंगोल सल्तनत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सल्तनत मानी जाती है। दोस्तों, अब स्क्रीन पर मौजूद इस मैप को देखिए। ये मंगोल एम्पायर का मैप है। इसमें हम ये साफ तौर पे देख सकते हैं वो चंगेज खान जो शुरू में तो सिर्फ चाइना को ही फतेह करने के ख्वाब देखा करता था। वो चाइना जो उससे हर चीज़ में कई गुना बड़ा था, लेकिन जब वो अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर चाइना को जीतने में कामयाब हो गया तो उसके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो गए कि वो चाइना से सीधा यूरोप की ओर निकल पड़ा और रास्ते में आने वाले हर शहर को फतेह करता चला गया, हर शहर में तबाही मचाता चला गया। और फिर कुछ वक्त के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जब चंगेज खान और उसकी औलादों की मेहनत की वजह से उसकी ये सल्तनत चाइना से लेकर यूरोप तक फैल गई। यानी कि आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो आधी से ज़्यादा दुनिया पर मंगोलों की हुकूमत हो गई थी। लेकिन ये सब मुमकिन इसलिए हो पाया था क्योंकि जो इनकी फ़ौज थी वो बहुत ज़्यादा जंगली और जालिम किस्म की फ़ौज थी। ये जब भी किसी भी इलाके को जीत लिया करती थी तो वहाँ पे रहने वाले किसी भी इंसान को बख्शा नहीं करती थी, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा लूट मार और तबाही मचा दिया करती थी जिसकी इंतहा नहीं थी। वहाँ पे रहने वाले बच्चे, बूढ़े और औरतों को भी नहीं बख्शा जाता था। उस शहर के शहर को आग के हवाले कर दिया जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जीते गए इलाकों में जो जानवर भी रहते थे उन लोगों को भी ये लोग नहीं छोड़ते थे, और वहाँ के जो खेत खलियान और हरियाली हुआ करती थी उसको भी ये आग के हवाले कर दिया करते थे। यानी कि ये लोग किसी भी शहर को इस मकसद से नहीं जीता करते थे कि शहर को जीतने के बाद वो लोग इस शहर पे एक अच्छी सल्तनत कायम करेंगे, बल्कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक हुआ करता था, उस शहर के सारे माल को लूट लेना और उस शहर में रहने वाले हर इंसान को कत्ल कर देना। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग जंग जीतने के बाद सिर्फ अपने मज़े यानी मनोरंजन के लिए मारे गए लोगों की खोपड़ियों से मीनारे बनाया करते थे। चाइना और उस दौर की सबसे मजबूत रियासतों के साथ साथ उस दौर की सबसे डेवलप सिटी यानी कि बगदाद में इन लोगों ने ऐसी तबाही मचाई थी जिस तबाही का अंदाज़ा आज भी आप लोग उस शहर में जाकर लगा सकते हैं। एक बार मंगोल जिस बड़े शहर पर हमला कर दिया करते थे वो उसकी तबाही की वजह से 200-300 साल पीछे चला जाया करता था। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं उस दौर में खौफ ऑर्डर का दूसरा नाम मंगोल था। मंगोलों का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है, आखिर वो मंगोल कौम जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया को जीता और आधी से ज़्यादा दुनिया में तबाही मचाई, वो आखिर कभी हिंदुस्तान पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई। हालांकि हिंदुस्तान तो उनके बिल्कुल बगल में और करीब में था। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी आता होगा कि हो सकता है मंगोलों ने कभी हमारे भारत देश पर हमला ही ना किया हो, वरना वो मंगोल जिन्होंने चीन से लेकर एशिया तक का पूरा इलाका फतेह कर लिया था उनके लिए भारत देश जीतना क्या मुश्किल हो सकता था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो कुछ और ही है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवर और बड़ी से बड़ी अमीर सल्तनत को अपने कदमों पर झुकाने वाले ये मंगोल भला उस देश को कैसे छोड़ सकते थे जो उस दौर में इतना ज़्यादा अमीर था कि उसकी अमीरी की वजह से उसको सोने का चिड़िया कहा जाता था, और ये देश था हमारा प्यारा देश यानी भारत। दोस्तों, हिंदुस्तान की भरपूर हरियाली और मज़ेदार मसालों और इसकी अमीरी के बारे में मंगोल कौम ने बहुत पहले ही सुन रखा था, और शायद यही वजह थी कि जब मंगोल थोड़े से ही ताकतवर हो पाए थे तभी से लेकर उन्होंने लगातार हिंदुस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद हम हिंदुस्तानियों की ये खुशकिस्मती ही थी जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका देने वाले ये मंगोल कभी हमारे भारत देश पर कब्जा नहीं कर पाए, बल्कि जब जब इन लोगों ने हिंदुस्तान पर हमला किया तब तब इन्हें बहुत खतरनाक हार का सामना करना पड़ा, और हमारा भारत देश हमेशा इन जानवरों और इन जंगली कौम यानी कि मंगोलों से महफूज रहा।
लेकिन दोस्तों अब सवाल यह है कि आखिर मंगोल हमारे भारत देश को जीत क्यों नहीं पाए। आखिर वो कौन इंसान था जो पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाली मंगोल फौज और हमारे भारत देश के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हो गया था, और मंगोल लाख कोशिशों के बावजूद भी कभी इस इंसान को अपने रास्ते से नहीं हटा पाए थे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 1996 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाले सुल्तान की, जिन्हें आज दुनिया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानती है। दोस्तों वैसे तो मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के दौर से पहले ही हमारे हिंदुस्तान पर हमले करने शुरू कर दिए थे, और उनके ये हमले अलाउद्दीन खिलजी के दौर के बाद भी जारी रहे थे। लेकिन मंगोलों के इन सारे हमलों में से जो मेन हमले और सबसे खतरनाक हमले किए गए थे मंगोलों की तरफ से, यानी कि मंगोल उन बड़ी फौज के साथ जब लड़ी थी और हमला किया था हमारे हिंदुस्तान पे, वो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ही किए गए थे। और शायद यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया मंगोलों से भारत को बचाने का क्रेडिट अलाउद्दीन खिलजी को देती है। जिस दौर में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठे, ये वो दौर था जब मंगोल पूरी दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरे थे। उस दौर में मंगोलों ने इतनी ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर फौज अपनी बना ली थी कि जिस भी तरफ अगर अपनी फौजों के घोड़ों का मुंह मोड़ दिया करते थे तो उनकी सल्तनत में जो दूसरी सल्तनतें हुआ करती थी वो खुद ब खुद शामिल हो जाया करती थी। बड़ी से बड़ी और होशियार फौजों में भी इतनी हिम्मत बाकी नहीं रह गई थी कि वो खुल्लम खुल्ला मंगोलों से मुकाबला कर सकें। अलाउद्दीन खिलजी को अभी सही से सुल्तान बने 1 साल भी नहीं हो पाया था कि मंगोल जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर फौज ने उनकी सल्तनत के बॉर्डर पर भी दस्तक दे दी। और ये वक्त था 1297 के लास्ट का और 1298 के शुरू का। मंगोलों से निपटने के लिए सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में रहने वाले हर आम और ख़ास इंसान को अपने मजबूत किलों में महफूज किया, और उसके बाद मंगोलों के एक बड़ी फौज के मुकाबले में ओलू खान और जफर खान के सिपह सालारी में अपनी एक फौज भेजी। 6 फरवरी 1298 ये वो दिन था जब मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी की फौज के बीच में बहुत ज़बरदस्त जंग हुई थी। आखिरकार खिलजी फौज को जीत नसीब हुई और मंगोल जैसी घमंडी फौज खिलजियों के सामने पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर हो गई थी। दोस्तों इस जंग में 20,000 से ज़्यादा मंगोल फौजी मारे गए थे और हज़ारों से ज़्यादा की तादाद में मंगोलों को कैद करके दिल्ली लाया गया था। और मंगोलों पर अलाउद्दीन खिलजी की इस जीत की वजह से हिंदुस्तान के लोगों का अलाउद्दीन खिलजी पर और ज़्यादा भरोसा बढ़ गया था। दोस्तों इस जंग को हिस्ट्री में बैटल ऑफ जालंधर के नाम से भी जाना जाता है, और ये हिस्ट्री में मंगोलों का इंडिया पर सबसे बड़ा हमला भी माना जाता है। यानी कि इससे पहले कभी मंगोलों ने इतना बड़ा हमला इंडिया पर नहीं किया था, और ना ही कभी इसके बाद वो लोग इतना बड़ा हमला कर सके थे। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया जीतने वाली मंगोल फौज भी आखिर अपनी हार कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उन्होंने जंग हारने के फौरन बाद ही दोबारा जंग की तैयारी शुरू कर दी, और 1 साल से पहले ही उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर 1298 पे यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की फौज के ऊपर दोबारा अटैक किया। लेकिन इस बार भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे होशियार और पसंदीदा सिपह सालार जफर खान को एक फौज लेकर मंगोलों से मुकाबला करने के लिए भेजा, और जफर खान ने इस बार भी अलाउद्दीन खिलजी के भरोसे को कायम रखा। जफर खान ने इस जंग में मंगोलों को भागने पर मजबूर कर दिया। मंगोल फौज जो हज़ारों की तादाद में आए थे उसमें कई हज़ारों फौजी मारे गए और हज़ारों की तादाद में पिछली बार की तरह ही कैद कर लिए गए। लेकिन शायद घमंडी और ताकतवर मंगोल फौज ने भी ये सोच रखा था कि वह हिंदुस्तान को जीते बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, और शायद यही वजह थी कि वो दोबारा हारने के बाद सिर्फ 1 साल से पहले ही दोबारा तीसरी बार अटैक करने के लिए हिंदुस्तान चले आए। लेकिन इस बार अलाउद्दीन खिलजी के लिए हालात इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की फौज हिंदुस्तान के अंदर उनकी सल्तनत में अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, और शायद यही वजह थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे खास सिपह सालार जफर खान को ये हुक्म जारी करवाया था, जब तक मेरा हुक्म तुम्हें ना मिल जाए तब तक तुम मंगोलों पर अटैक ना करना। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ये समझ चुके थे कि इस वक्त मंगोलों से लड़ने की बजाय सिर्फ रोक के रखना ही बेहतर होगा। लेकिन जफर खान ने इस अलाउद्दीन खिलजी की बात को नज़रअंदाज करते हुए मंगोल फौज पर हमला कर दिया। जफर खान का ये हमला इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि कुछ ही घंटों के अंदर 5,000 से ज़्यादा मंगोल फौजी मारे गए और सैकड़ों की तादाद में कैद कर लिए गए। लेकिन फौज कम होने की वजह से खिलजी फौजी मंगोलों का पुराना हश्र न कर पाई जो इससे पहले वाली जंग में किया था, और शायद यही वजह थी कि खिलजी ये जंग जीतने में जैसे तैसे कामयाब हो गए। लेकिन इस जंग में उन्होंने सबसे कीमती चीज़ गंवा दी, यानी कि इस जंग में
जफर खान शहीद हो गए थे। भारत में बार बार हारने के बावजूद भी मंगोल फौज चैन से नहीं बैठे। 3 बार लगातार खिलजी से हारने के बावजूद भी 1303 में उन्होंने चौथी बार फिर अटैक किया और कहा जाता है कि इस बार तो मंगोल फौज ने बड़ी चालाकी से काम लिया और भारत के अंदरूनी रास्ते से होते हुए दिल्ली तक आ पहुंचे। लेकिन दिल्ली तक पहुंच जाने के बावजूद भी मंगोल कामयाब न हो सके और आखिरकार मंगोलों को एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। उसके बाद 1305 में खिलजी सल्तनत पर मंगोलों की तरफ से 5वीं बार अटैक किया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने इस बार बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी। एक बार फिर खिलजी और मंगोलों के बीच में अमरोहा के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त जंग लड़ी गई और इस जंग में भी हमेशा की तरह ही मंगोलों को हार का सामना करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मंगोलों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार नाकाम हुए थे। यानी हमारे भारत देश को मंगोलों से हमेशा महफूज रखने का सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। मगर अफसोस आज के दौर में कोई फर्जी कहानी और मूवीज़ के ज़रिए से इस बहादुर और होशियार अजीम व शान सुल्तान को एक अय्याश और कातिल बादशाह के तौर पर दिखाने की कोशिश की जाती है और बदकिस्मती से कुछ लोग इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग मूवी देखने की बजाय हिस्ट्री की पुरानी से पुरानी बुक्स पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच गाइज़।